हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो अभी बज गए हैं रात के 2:15 और मैं आज की आप लोगों के साथ में तीसरी आंसर की सीडीपी की मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि पूरा पेपर डालो या उसकी भी डालो, इसकी भी आंसर की डालो। देखिए, मैं एक सिंगल यहाँ पे काम कर रही हूँ, एक बंदी जो है, ठीक है, एक दिन में ये तीसरी आंसर की है जो मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग खुद टाइम देख सकते हैं, रात के 2:15 हो गए हैं। मैं एक सिंगल बंदी होते हुए एकदम से आपको सारी आंसर कीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ। फिलहाल मैं सीडीपी को टारगेट कर रही हूँ क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है। उसमें क्या है, फटाफट से मैं क्वेश्चंस देखती हूँ, एनालाइज करती हूँ और आराम से आपको आंसर की बता सकती हूँ। बाकियों में हो सकता है मुझे थोड़ा क्रॉस चेक करना पड़ जाए किसी में, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा अकॉर्डिंगली भी टाइम लग सकता है। तो धीरे धीरे आ जाएगी आप लोगों के सामने आंसर की, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग मुझे क्वेश्चन पेपर जिन्होंने भी भेजे हैं उन सबकी आंसर की मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँगी। आज की डेट की मैं जैसा कि कह रही हूँ, ये तीसरी आंसर की है। 2 मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ आपको एक 24 दिसंबर वाली और एक 3 जनवरी वाली, ठीक है। और ये आपकी है 21, सॉरी गलती से मैंने इसका रोल नंबर दिखा दिया बच्चे का, 21 दिसंबर वाली है ये आपकी आंसर की, पेपर 1 की। तो फटाफट से देख लेते हैं इसको, इन जीन पियाजेस थ्योरी। और प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं रात पर बैठ करके आप लोगों के लिए लगी हुई हूँ। तो ज़रूर इसको उन बच्चों तक पहुँचाना जिनका एग्ज़ाम इस डेट को हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन जीन पियाजेस थ्योरी क्रिएशन ऑफ न्यू स्कीमा ऑन अकाउंट ऑफ इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट विद द एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नॉन एज, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, एकोमोडेशन, ठीक है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है वो उसका क्या है, इस एनवायरनमेंट के साथ में, नए एनवायरनमेंट के साथ में एग्जिस्टिंग स्कीमा जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो एक न्यू स्कीमा बनाया है। इसका मतलब पुरानी स्कीमा में कुछ ऐड नहीं किया है बल्कि उसको चेंज किया है, बिल्कुल ही बदला है उसको, तो उसको हम क्या कहेंगे, अकोमोडेशन कहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा आपका इसका। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे डैश इज अ कॉन्सेप्ट या फ्रेमवर्क द ऑर्गेनाइजेज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो आप सभी को पता है इसको क्या कहा जाता है, इसको आपका स्कीमा कहा जाता है, ठीक है, जिसमें हम मेंटल मैप्स भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, रीना ऑलवेज थिंक ऑफ वेरिड सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम गिवन इन द क्लास, दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक बच्ची जो है वो बहुत सारे सॉल्यूशंस देती है एक प्रॉब्लम के, ठीक है। तो ये किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपकी क्या है, आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है आपकी, ठीक है, यानी कि दिशाओं में सोचना। उसके पास में बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं एक चीज़ के, दैट मीन्स डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा आपका। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हु डिसमिस्ड द आइडिया ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड डिफाइंड इंटेलिजेंस इन टर्म ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन। किसने ये कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ एक नहीं है बल्कि बहुत सारे आयामों से बनी हुई है। तो ये किसने कहा था, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था। उन्होंने बुद्धि के कई सारे सिद्धांत दिए हैं आपके, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेरा जोश भी आप लोगों को थोड़ा कम लग रहा होगा, जोश थोड़ा कम है, और उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि रात हो चुकी है और मैं चिल्ला चिल्ला के भी बोल नहीं सकती हूँ, नहीं तो मेरे बच्चे आ जाएंगे उठ के, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, फटाफट से मैं आंसर आपको इसके बता देती हूँ, आप लोग चेक ही करना है आपको, मुझे पता है समझने के मूड में आप लोग भी होंगे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रश्मि यूजेज अ वेराइटी ऑफ टास्क टू केटर टू द डिफरेंट लर्निंग पोटेंशियल ऑफ लर्नर इन क्लास एंड ऑफन मेक्स ग्रुप टू फैसिलिटेट पीयर लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सपोर्ट्स हर एक्शंस। पीयर लर्निंग की बात हो रही है, ग्रुप्स की बात हो रही है, तो हम सीधा सीधा किसके साथ जाएंगे, सेकंड नंबर ऑप्शन यानी लेव वाइगॉट्स्की। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अगर हम देखें, राजू जो है वो क्या करता है, राइट्स की बात हो रही है, लिख रहा है, 61 को 16 लिखता है, बी को डी लिखता है। जब लिखने की बात होती है तो इसका मतलब उसको क्या है, डिस्ग्राफिया है। 4 नंबर ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, ठीक है। 7th का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं फटाफट से। 8 नंबर में क्या है आपका, एक स्टेटमेंट है आपके सामने कि एजुकेशन फेल्स द चाइल्ड व्हेन चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन मोर और लेस द सेम वे इट वाज रिसीव्ड, ठीक है। और सेकंड है, रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ मीनिंगफुल इंडिकेटर ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग। मुझे इसका आंसर लग रहा है 4th नंबर की, ए ठीक है और आर उसको ठीक तरीके से उसकी व्याख्या कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका 4th नंबर हो जाएगा। 9th का क्या है आपका, हाउ कैन अ टीचर क्रिएट अ इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉर लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट ग्रुप इन क्लासरूम, ठीक है। तो 9th का आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन इसमें मुझे सही लग रहे हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा 9th का। 10 नंबर क्या है आपका, 10 है आपका, रमणिक हैज़ अ स्टूडेंट विद
visual impaired in her class. In this context, what instructional adaptations should she make in an inclusive classroom? इंक्लूसिव क्लासरूम में आपको क्या करना चाहिए वो पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। टैक्टाइल मटेरियल का यूज़ करना है। अगर कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है तो उसको छूने वाले मटेरियल आप देंगे जिससे कि वो समझ पाए। बाकी विजुअल प्रेजेंटेशन, प्रिंट वर्कशीट उसके लिए कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाउ आर द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड इन द कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क? कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क में चिल्ड्रन को हमेशा क्या है, एक क्यूरियोसिटी के साथ में देखा जाता है। बच्चा एक क्यूरियोसिटी के साथ पैदा हुआ है जो कि संसार में एक्सप्लोर करता है। तो ये सेकंड आपका ऑप्शन हो जाएगा 11 का। 12 नंबर की अगर हम बात करें, 12 नंबर क्या है आपका, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ राइडिंग अ बाइक, फोल्डिंग लॉन्ड्री एंड एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री एज अ 7-year-old इज स्टोर्ड एज। वैसे तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट के जो आपका सिलेबस है उससे रिलेट नहीं करता है, बट अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर 2 होना चाहिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हाउ कैन अ टीचर इन्हेंस इफेक्टिव लर्निंग इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम? किस तरीके से इफेक्टिव लर्निंग को इन्हेंस करती है एक टीचर जो है उसमें क्लासरूम में, ठीक है। तो कैसे इन्हेंस करेंगे आप? प्राइमरी क्लास की बात हो रही है यहाँ पे, एलिमेंट्री क्लास की बात हो रही है। बाय कनेक्टिंग द कॉन्टेक्स्ट टू द लाइफ्स ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे की ज़िंदगी से जोड़े आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा 13 का। 14 की अगर हम बात करें, 14 का आंसर क्या होगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रंस एरर इज नॉट करेक्ट? यहाँ पे बात क्या हो रही है, नॉट करेक्ट की बात हो रही है। इन्होंने जो आंसर लगाया है, इन्होंने नॉट को पढ़ने में भूल कर दिया, इसलिए इन्होंने 4th आंसर लगा दिया जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इट हेल्प्स इन असाइनिंग ग्रेड्स एंड पोजीशंस टू द क्लास इन द स्टूडेंट। जो बच्चे के एरर्स होते हैं वो ग्रेड से, पोजीशन से, इन सब चीज़ों से हम उसको रिलेट कभी भी नहीं करते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है, नेगेटिव ऑप्शन है, इसीलिए फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है। 14 का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। 15 क्या है, डॉल्स एंड पिंक ड्रेसेस आर यूजुअली एसोसिएटेड विद गर्ल्स वाइल कार एंड ब्लू ड्रेसेस आर यूजुअली एसोसिएटेड विद बॉयज़। तो सीधी सी बात है, पिंक लड़कियों के लिए है, ब्लू लड़कों के लिए है, डॉल्स लड़कियों के लिए है, कार्स लड़कों के लिए है। तो क्या हो गया, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात हो रही है। फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा 15 का आपका। सेकंड आपका क्या हो गया, 16 नंबर क्वेश्चन, टीचर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर स्टूडेंट। बच्चे के लिए जो टीचर की एक एक्सपेक्टेशंस होती है बच्चों से, वो क्या करती है, हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है, एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रखती है बच्चे की लर्निंग में। टीचर की एक्सपेक्टेशंस अगर बच्चे से होती है कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तो बच्चे की लर्निंग पे उस चीज़ का प्रभाव ज़रूर पड़ता है, बच्चा उसमें ज़रूर एफर्ट डालता है, ठीक है। तो 16 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 17 क्या है आपका, प्राइवेट स्पीच जो है, प्राइवेट स्पीच इन वाइगॉट्स्की थ्योरी जो है वो क्या है आपकी, ये पूछा गया है आपसे 17 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, हेल्प चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर बिहेवियर वाइल डूइंग कॉम्प्लेक्स टास्क। थर्ड इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन। किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया जाएगा? अगर कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की बात करें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट पे जोर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा, बच्चे का आप बार बार आप साथ साथ में उसका आकलन करेंगे और उसके गैप्स को देखेंगे, उसकी लर्निंग में बेहतर करेंगे उसको। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, डेवलपमेंट इज़ व्हाट। डेवलपमेंट क्या होता है आपका, डेवलपमेंट क्या होता है, इन ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट मॉडिफिएबल होता है। 3rd नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 19 का। 20th की अगर हम बात करें, 20th की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक हेरिडिटी। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है डेफिनेटली आपकी जेनेटिक जो है, जो आपकी हेरिडिटी है वो डिसाइड करती है। तो आपकी आइज़ का कलर जो है वो आपके जीन्स से, आपकी हेरिडिटी से डिसाइड होता है, जिसको कि आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपको मिल गया सो मिल गया। 20th का 4 हो गया आपका। 21st अगर हम बात करें, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम कैन बेनिफिटेड फ्रॉम। किस चीज़ से बेनिफिट उनको दिया जा सकता है? जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उसकी बात की जा रही है। तो सेटिंग ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड गोल, और दूसरा कोऑपरेटिव लर्निंग। कंपटीशन उनके साथ में नहीं करना है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस नहीं देने हैं। फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट और थर्ड किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है आपका। तो 21st का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कैन बी क्रिएटेड बाय। यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, ये फिलहाल इसमें इन सब में क्या है, सबसे बेटर ऑप्शन है, इसलिए हम इसके साथ में जाएंगे। 21st का क्या है, फर्स्ट, प्रोवाइड टाइमली फीडबैक टू द लर्नर्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में क्या होना चाहिए,
बच्चे को टाइमली उसका लर्नर्स को उसकी परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साल बाद में एक टेस्ट हो रहा है, एक पेपर हो रहा है, बच्चा उसमें फेल हो गया तो फेल हो गया, पास हो गया तो पास हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको टाइमली फीडबैक देना चाहिए। 22 का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। 23 ये इन्होंने मुझे टॉर्चर करने के लिए एक बार हिंदी लगा दिया यहाँ पे। इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? तो देखो इसमें सीधा सीधा फिर भी मुझे पता चल गया क्या हो गया, रटना आपका कहीं ना कहीं स्कैप फोल्डिंग का एग्जाम्पल कभी भी नहीं हो सकता है। तो 23 का फर्स्ट हो गया आपका। 24 का क्या है? अब कुछ लोग ये कहेंगे अच्छा आप बड़े अंग्रेज हो। अरे मैं अंग्रेज नहीं हूँ, और ऐसा नहीं कि मुझे हिंदी नहीं आती, बट जो आपकी ये CDP है ना, और मैं खुद भी तो अपना कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करती हूँ, बट उसमें मेरे साथ में इंग्लिश भी होती है, मेरे सामने इंग्लिश भी होती है, और आपके पास में भी पेपर में इंग्लिश और हिंदी दोनों है। तो जब हमारे पास में बेनिफिट होता है तो हम इंग्लिश को क्यों नहीं देखें, है ना। और दूसरी बात, अगर आपने हिंदी में साइकोलॉजी को नहीं पढ़ा है तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से साइकोलॉजी में हिंदी में दिए जाते हैं, और एक ही वर्ड को 4 तरीक़ों से दिया जाता है साइकोलॉजी में, ठीक है। अगर इंग्लिश में याद करोगे तो एक ही वर्ड याद करना पड़ेगा, लेकिन हिंदी में याद करोगे तो उसके 10 तरीके के 70 तरीके की भाषा ले आते हैं, पता नहीं कौन से मंगल ग्रह से वर्ड ढूंढ के लाते हैं ये लोग। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी मैं कोई अंग्रेज नहीं हूँ, यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं बड़ी हूँ, हिंदी भी आती है, बहुत अच्छी हिंदी आती है। और साइकोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे बस थोड़ी सी, ठीक है। इसकी हिंदी थोड़ी सी अजीबोगरीब सी होती है। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। 24 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बच्चों की क्षमता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा करना है। असफलता का अगर एक लॉजिकल कारण देखें ना हम लोग, तो ये बनता है कि जो बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतें होती है, जो उनकी इंडिविजुअल नीड होती है ना, उसको हमारे करिकुलम में कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया जाता है, और भेड़ चाल की तरह एक ही करिकुलम हर तरीके के बच्चे के लिए डिसाइड कर दिया जाता है। तो जो एक व्यवस्था है बनाई हुई है, वो क्या है, हर बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा कर देती है, इंडिविजुअल नीड्स को अनदेखा कर देती है कहीं ना कहीं। ये बच्चे की असफलता का एक कारण हम इसमें लॉजिकल मान सकते हैं। सेकेंड इसका आंसर जो है वो होना चाहिए, 24 का आंसर सेकेंड होना चाहिए। 25 अगर हम बात करें, डैश रेफर्स टू द लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो when they enter social institutional such as school, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहेंगे। बच्चे का फर्स्ट सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन उसकी फैमिली में हो जाता है, और जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, ठीक है। 26 की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की जहाँ बात हो जाती है तो हम कहेंगे कि टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होने चाहिए, दोनों के दोनों क्या होंगे, आपके एक्टिव होंगे, ठीक है। तो 26 का आंसर क्या हो गया आपका, फर्स्ट नंबर हो गया। 27 की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के लिए कौन सी जो पद्धति है वो जो है उपयुक्त नहीं है, ये पूछा गया। तो वेदन और दोहराव, सीधी सी बात है, जो रटने पे बल दे वो हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट से जुड़ी हुई नहीं हो सकती। तो 27 का आंसर सीधा सीधा हो गया सेकंड आपका। 28 नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, 28 में क्या है आपका, इन कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी स्टेज 3 एट लेवल 2 कन्वेंशनल मॉरलिटी इज़ रेफर्ड टू एज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि कितने लेवल होते हैं आपके, 3 लेवल्स होते हैं, L1, L2 एंड L3, ठीक है। और इसमें आपकी क्या होती हैं, 2 स्टेजेस होती हैं, इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, इसमें 2 स्टेजेस होती हैं। इसमें फर्स्ट स्टेजेस होती है आपकी पनिशमेंट एंड ओबीडियंट की, और दूसरी वाली जिसको हम टिट फॉर टैट भी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल जो कन्वेंशन कुछ ऐसे बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर वाली आ जाती है, नहीं यहाँ पे गुड बॉय और गुड गर्ल वाली आ जाती है, जो 3rd और 4th, यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे आ जाती है आपकी 3rd नंबर पे गुड बॉय और गुड गर्ल वाली, यहाँ पे आ जाती है आपकी लॉ एंड ऑर्डर वाली 4थे नंबर पे, 5वें नंबर पे आपकी आ जाती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली, और 6ठे नंबर पे आपकी आ जाती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल वाली। तो हमसे पूछा गया है कि लेवल 2 में स्टेज 3 कौन सी है, तो ये वाली क्या है आपकी, गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाली स्टेज है आपकी, ठीक है। कौन सी है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाली स्टेज है, ठीक है। चलिए, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था, बट फिर भी ट्रिकी था, क्योंकि ये स्टेजेस भी कई बार आप लोग याद रखते नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, 4th नंबर आंसर हो जाएगा 28 का। 29 की अगर हम बात करें, तो अनुपमा एज साइंस टीचर ऑफन मेक्स लिंकेज इन हर क्लास
इन हर क्लासरूम विद द कॉन्सेप्ट्स स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन मैथमेटिक्स दिस काइंड ऑफ पेडागोजी। इस तरीके की पेडागोजी को आप क्या कहेंगे कि एक साइंस टीचर जो है वो क्लासरूम में लिंक करके पढ़ा रही है मैथमेटिक्स के साथ में, तो आप इसको क्या कहेंगे, ये पूछा गया आपसे। 229 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एंड प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरिटी, ठीक है, ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है कि मैथ्स भी पढ़ाया जा रहा है और साइंस भी पढ़ाई जा रही है और इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। फिर क्या हो गया आपका आंसर, क्या हो गया भाई, 3 हो गया, ठीक है। 30th का आंसर, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज़ दे आर एन्जॉयबल और सेटिस्फाइंग इन देमसेल्फ। जब भी एन्जॉय करने की बात आ जाए, किसी एक्टिविटी को अगर करते टाइम आप एन्जॉय करते हैं, सेटिस्फाई है उसको करके, तो वो हमेशा क्या होगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा आपका 3rd नंबर, ठीक है। जैसे कि फ़िलहाल मैं आप लोगों के लिए अगर 2:30 अगर रात के 2:30 बजे वीडियो बना रही हूँ, तो इस वीडियो से आप सोच सकते हैं मुझे क्या मिलेगा ऐसा करके, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, बट ये क्या है, एक तरीके का इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि आप लोगों ने मुझ पे अगर ट्रस्ट दिखाया है, आप लोगों ने मुझे अगर अपना क्वेश्चन पेपर सेंड किया है, तो ये मेरी कहीं ना कहीं ये मेरी ड्यूटी बनती है एक तरीके से कि मैं आप लोगों के साथ में उन आंसर्स को शेयर करूं और एटलीस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मेरी तरफ से आंसर्स जो वो ये होने चाहिए, ठीक है। तो उसको हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में जिनका एग्ज़ाम हुआ है इस डेट को, उनके साथ में इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।